प्रिय बच्चों, इतिहास की बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हमने पिछले दिनों में पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने एक नई नायाब क्रांति को जन्म दिया था और उस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को ध्वस्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था और उसकी कीमत उसने चुकाई थी अपने आसपास के देशों से दुश्मनी लेकर। अब हम फ्रांस के इतिहास में एक नए पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और वो नया पड़ाव है फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में एक नए शासक का उदय, एक नए नायक का उदय, जिसे बहुत डिटेल में पढ़ने पर हम जानेंगे कि किस तरह से उसने फ्रांस में सारी क्रांति से अलग हटकर अपनी ताकत अर्जित की, किस तरह से उसने विदेशी ताकतों से लगातार लड़ाइयाँ की और किस तरह से उसने फ्रांस में भी तमाम ताकतों को पराजित करके वह एक स्वयंभू शासक की हैसियत में आया। हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन का जो अभियान था, सत्ता पाने का अभियान, युद्ध का अभियान, वह अभियान केवल फ्रांस में अपने आप को स्थापित करने तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका मकसद था सारी दुनिया पर काबिज होना, अपनी सत्ता स्थापित होना। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत रोचक इतिहास का यह अध्याय है। बहुत सारी लड़ाइयाँ इसमें हैं। उन लड़ाइयों से आपको घबराना नहीं है, उन्हें आपको रटना नहीं है। आप अगर बहुत इंटरेस्ट से, रुचि से इसको पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको ये समझ में भी आएगा, आपको ये लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसलिए मैं एक बार पुनः आपका इस कक्षा में स्वागत करती हूँ और कई फेजेज़ में, कई दौर में हम नेपोलियन को पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार एक साथ पढ़ने पर आपको भी बोरियत होगी और बहुत सारी घटनाएं आपस में मिल सकती हैं। इसलिए आप मेरे साथ साथ अगर इसको रिवाइज करते चलेंगे तो आपको याद रखने में सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपोलियन के दौर को अच्छी तरह से अगर आप समझ लेते हैं तो इसके बाद के यूरोप के घटनाक्रम को, दूसरे देशों में होने वाली घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इस रूप में आप आधुनिक विश्व के इतिहास को समझने में भी कामयाब होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बात। नेपोलियन की उपलब्धियाँ। नेपोलियन की उपलब्धियों को समझने से पहले हम इस पहली बातचीत में बात करेंगे नेपोलियन के उदय की, क्योंकि नेपोलियन किसी राज परिवार से संबंधित नहीं था, सामान्य परिवार का व्यक्ति था, जिसका जन्म 1769 में इटालियन वंश में हुआ था, कोर्सिका द्वीप में। ये याद रखने की बात है। सन आपको ज़्यादा जोड़ नहीं देना है, आप घटनाएं पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको सन याद हो जाएंगे। ध्यान देने की बात यह है कि नेपोलियन इटालियन वंश का था और कोर्सिका द्वीप में बहुत गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसने फ्रांस में रहकर सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो जड़ है ये उसको बहुत आगे तक ले जाती है कि उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की थी। और हमने देखा था कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के दौरान फ्रांस में क्रांतिकारियों को विदेशी शक्तियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित सैनिकों की ज़रूरत थी और यही ज़रूरत नेपोलियन के लिए वरदान साबित हुई। किस तरह से कि क्रांति के दौरान कन्वेंशन को जिस तरह के सैनिकों की ज़रूरत थी, अफसरों की ज़रूरत थी, उस तरह की ट्रेनिंग नेपोलियन के पास थी। और 1793 में जब ब्रिटेन ने
फ्रांस के तुलों बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, तो उसको छुड़ाने के लिए नेपोलियन को जिम्मेदारी दी गई और नेपोलियन ने इस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाया। तुलों बंदरगाह को वह ब्रिटिश कब्जे से छुड़ाने से सफल रहा और इसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन को कन्वेंशन ने ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि दी और ये उसकी हम कह सकते हैं पहली कामयाबी थी। इसके बाद 1795 में फिर वेंदे का विद्रोह हुआ। ये सब जो हम नाम लेंगे ये फ्रांस की जगहों के शहरों के नाम हैं। तो वेंदे के विद्रोह में क्या हुआ था कि राजतंत्रवादी गणतंत्रवादियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। उनका दमन करने की जिम्मेदारी और गणतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी फिर नेपोलियन को मिली और उसने इसमें भी सफलता प्राप्त की। उसने राजतंत्रियों का दमन किया और इसने जो संचालक मंडल था उस पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला और अब नेपोलियन को संचालक मंडल ने फ्रांस से बाहर विदेशी अभियान की जिम्मेदारी सौंप दी। सबसे पहले 1796-97 में नेपोलियन ने इटली के अभियान की सैनिक अभियान की कमान संभाली, लेकिन इस अभियान का रास्ता इतना सरल नहीं था। कई समस्याएं उसके सामने थी, जैसे क्रांति से जूझ रहे और विदेशी आक्रमण से जूझ रहे फ्रांस के पास विदेशी सामरिक सामग्री की बहुत कमी थी, उसके पास सैनिक कम थे और नेपोलियन एक तरह से हम कह सकते हैं अनुभवहीन अवस्था में था। उसकी जो उम्र थी वह भी इतनी नहीं थी, युवक वह था एक तरह से फ्रांस की सेना का नेतृत्व करने की दृष्टि से। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद नेपोलियन ने जिस कुशलता से, जिस चतुराई से अपने पहले विदेशी अभियान का संचालन किया, उसने उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। उसने यह रणनीति बनाई कि वह इटली अभियान के दौरान सार्डिनिया, जो इटली का प्रमुख राज्य था, और ऑस्ट्रिया जो उसके साथ था, इन दोनों सेनाओं को एक नहीं होने देगा तो वह इस अभियान में सफल हो सकता है। उसने सबसे पहले सार्डिनिया को हराया, उनको एक नहीं होने दिया, सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया को, और सार्डिनिया को हराकर नेपोलियन उससे नीस और सेवाय के क्षेत्र फ्रांस के लिए पाने में सफल रहा। इसके बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया से युद्ध करने की नीति अपनाई और उसने, जिसके लिए वह जाना जाता है फ्रांस के इतिहास में, पो नदी के पार ऑस्ट्रियाई तोपों के सामने लोदी पुल को पार करने का साहसी अभियान किया। बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं जो मुझे याद आ गई कि ये जो फ्रांस में नेपोलियन का उदय है और इसकी ये जो तमाम सफलता की कहानियां हैं, एक गरीब परिवार से सामान्य आदमी होते हुए फ्रांस का अधिनायक बनने की, इस कहानी में आप एक दृष्टि से बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे कॉलेज की, यानी कि पीजी कॉलेज की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, जिसमें एक परमानेंट सेक्शन है जो हमें हमारे बहुत होनहार शासक भवानी सिंह जी ने जिसको बनाया था और जो हमें उन्होंने गिफ्ट किया है, वो हमारे लिए वरदान है। इस लाइब्रेरी में नेपोलियन पर मेरे ख्याल से मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा पुस्तकें हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नेपोलियन के एक एक छोटे छोटे अभियान पर एक एक पुस्तक हमारे पुस्तकालय में विद्यमान है। अगर आपको रुचि है तो आप पढ़ सकते हैं, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमारा पुस्तकालय बंद है। तो हम बात कर रहे थे नेपोलियन के अभियान की, लोदी पुल के को पार करके उधर अगर देखते हैं तो ऑस्ट्रियाई सेनाएं खड़ी थीं, वे सशस्त्र थीं, साधन संपन्न थीं, लेकिन नेपोलियन ने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपने सैनिकों में जोश भरा भाषण दिया और खुद आगे होकर आगे बढ़ने लगा
और उसको आगे बढ़ते हुए देखकर आपको आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रियाई सेनाएं पीछे हट गईं और देखते ही देखते नेपोलियन ने आगे बढ़ते हुए मई 1796 में मिलान शहर पर और जनवरी 97 में मांटुआ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बढ़ते हुए नेपोलियन की ताकत के सामने ऑस्ट्रिया को समर्पण करना पड़ा और कैंपो फोर्मिया की संधि करनी पड़ी और इस संधि के माध्यम से फ्रांस ने लोम्बार्डी और बेल्जियम पर अपना कब्जा कर लिया और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। इस पूरे अभियान की खास बात यह है कि बेशक नेपोलियन इस अभियान में फ्रांस के लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाब हुआ था, लेकिन नेपोलियन ने इटली में इस अभियान के दौरान संचालक मंडल के आदेशों की अनदेखी की। यानी कि नेपोलियन अपने काम पर, अपनी योग्यता पर उसको पूरा भरोसा था और वह अब इस हैसियत में था कि वह संचालक मंडल जो कि फ्रांस की कार्यपालिका के तौर पर काम कर रहा था, उसकी उसने अनदेखी कर ली। यही नहीं, उसने पोप, पार्मा और मोडेना जैसे जो इटली के राज्य थे वहाँ के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और इस तमाम घटनाक्रम के साथ नेपोलियन इटली के फ्रांस के राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर कर सामने आया। जब इस अभियान के बाद नेपोलियन ने पेरिस में प्रवेश किया, फ्रांस वह वापस गया तो उसका वहाँ भव्य स्वागत हुआ, एक नायक के तौर पर स्वागत हुआ और इसके साथ नेपोलियन की उपलब्धियों की, उसकी सफलता की कहानी शुरू होती है, जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है, एक बात और मैं आपको कह दूँ कि आपको नेपोलियन को पढ़ने के लिए नेट पर, इंटरनेट पर समय समय पर आपको नक्शे देखने होंगे। आप अगर मैप देखते रहेंगे तो आपको ये तमाम घटनाक्रम समझ में आएगा और ये जो तकनीकी का युग है, इसमें आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप किसी भी ऐतिहासिक घटना का नाम डालकर इंटरनेट पर, गूगल पर उसका नक्शा देख सकते हैं। आप नक्शा देखेंगे तो आपको विश्व इतिहास की बेहतर समझ होगी। आप किसी भी कंपटीशन को देंगे तो उसमें भी आपको ये घटनाएं याद रहेंगी, आपके दिमाग पर अमिट छाप छोड़ेंगी। इसलिए आप कृपया इस लेक्चर को सुनने के साथ साथ अपना इंटरनेट यूज़ करें, उसका बेहतरीन उपयोग करें और उसके माध्यम से अपना बेहतरीन भविष्य बनाएं। थैंक यू। जय हिंद।